Hello everyone, welcome you to another video. Today we will discuss regarding the notification of एम्स न्यू दिल्ली नरसेट 8 का जो नोटिफिकेशन एम्स दिल्ली ने निकाला है जो कि 24 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है नरसेट 8 का है नोटिफिकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए। नरसेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 8 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। लेवल 7 के हिसाब से आपका सैलरी पे स्केल होगा। पे मैट्रिक्स जो कि पे बैंड 2 9,300 से लेके 34,800 विथ ग्रेड पे आपका 4,600 होगा। ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है। एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन के डिटेल अगर हम बात करेंगे तो जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा आपका, अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, ये इसी इंस्टीट्यूट से अगर कहीं भी इंडिया का या फिर किसी भी स्टेट से अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो तो आप एलिजिबल हो सकते हो। बीएससी पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट अगर है, पोस्ट सर्टिफिकेट है बीएससी का या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज होने वाला इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आप स्टडी किए हो एंड आपका सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। और रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, और अदर क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अगर आप जीएनएम किए हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। ये प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने जीएनएम का क्वालिफिकेशन रखा है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपका क्वालिफिकेशन है, आप ये क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद आपका रजिस्टर्ड एज मिड नर्सेस एंड मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। कहाँ? जहाँ मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल हो। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर 50 बेडेड हॉस्पिटल से काम किए हो एंड आपका डिजायरेबल 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर किसी का भी अगर 50 बेडेड हॉस्पिटल में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है या फिर किसी का 7 मंथ एक्सपीरियंस हो रहा है, किसी का 10 मंथ हो रहा है, किसी का 11 मंथ हो रहा है, तो it is my kind request to you, please don't try to apply here because you will not able to apply and आपका जो एग्जामिनेशन फी बर्बाद हो सकता है और आप अप्लाई नहीं कर सकते, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो एज लिमिट है फॉर ऑल एम्स के लिए आपका एज लिमिट 18 से लेकर 30 तक होना ज़रूरी है। अगर किसी का भी एज मोर देन 30 हो गया है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। लेकिन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई कुछ रूल होता है जो कि अगर आपका एज मोर देन 30 क्रॉस है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, लेकिन आपको एज का रिलैक्सेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग। जो जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है उनका 3,000 का एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है एंड एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,400 का एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट हो तो आपके कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, और आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी अगर आपका ये पेमेंट हो गया तो आप ये मान के चलो कि आपका रिफंडेबल और नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब फी वो नॉट बी कंसिडर्ड एज समरली रिजेक्टेड। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिए हो एंड आपका जो फी डिडक्शन नहीं हुआ या फिर आप खुद पेमेंट नहीं किए हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST कैंडिडेट है अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर आप एग्ज़ाम देते हो ST SC कैंडिडेट जो भी है, आप अगर एग्जामिनेशन देते हो एंड एग्जामिनेशन के बाद अगर रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है
ठीक है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट लेटर स्टेज, आपका जो SC/ST का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी दिए थे वो रिटर्न हो सकता है। ठीक है। आपका जो ऑनलाइन CBT स्टेज 1 होगा नर्सेट प्रिलिमिनरी, वो 12 अप्रैल को होगा सैटरडे। एंड CBT स्टेज 2 जो मेन होता है 2 मई को फ्राइडे को हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 24 फरवरी से लेके 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लेट मत करो। जो भी कैंडिडेट एम्स का ये नर्सेट 8 देने के लिए इंटरेस्टेड हो, इमीडिएटली आप एम्स का जो emsexams.ac.in का जो साइट है उधर जाके फॉर्म फिलअप कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये जो साइट है बिजी हो सकता है या फिर साइट स्लो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिलअप नहीं कर रहे तो इधर अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आपका जो रिजेक्शन ओनली फॉर द कैंडिडेट रिक्वायरिंग करेक्शन ड्यूरिंग द स्टाटस रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है 17 मार्च है। उसके बाद 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आपका रीजन फॉर रिजेक्शन, आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस आप पता कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है एंड आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो application may not that applicants may note that further correspondence will not be entertained in this regard. Categories from SC/ST UR OBC EWS cannot be corrected once registration fee are the submitted. ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने के बाद अगर आप इधर SC/ST UR OBC EWS में कुछ चेंजेस करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते। कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड इन केस फाउंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी का भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड ऑन 5 PM 17 मार्च 2024। ये आपको ध्यान देने वाला चीज़ है कि 5 टाइम दिया गया है 5 PM तक का, 17 तारीख को, मार्च 17 तारीख तक आपका एप्लीकेशन भरने का जो डेडलाइन है। ठीक है, कैंडिडेट must ensure that image photo signature thumb impression should be as per guideline। ठीक है, जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसी के हिसाब से आपको चीज़ें उसी के हिसाब से होना ज़रूरी है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये इम्पोर्टेंट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU ऑटोनोमस बॉडीज में अगर आप रिक्रूटमेंट लिए हो तो आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर साइड से निकलना होगा आपको। ठीक है, विदाउट NOC आपका रिजेक्शन हो सकता है। ये आपका चाहिए ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका जो एज रिलैक्सेशन होगा हम जो पहले से डिस्कशन कर रहे थे, आपको क्रूशियल डेट डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एज कैंडिडेट विल बी लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपका जो ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो लास्ट डेट तक का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड SC/ST OBC कैंडिडेट हु अप टू अप्लाई फॉर ऑन रिजर्व वैकेंसीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। ठीक है, SC/ST OBC कैंडिडेट हु अप टू अप्लाई फॉर ऑन रिजर्व वैकेंसीज, जो भी कैंडिडेट SC/ST OBC का कैंडिडेट अगर ऑन रिजर्व वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको आपके फेवर में नहीं है हो सकता। ठीक है, SC/ST OBC कैंडिडेट जो भी है उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन हो सकता है, तो आप ये सब ध्यान देके चलो।
अगर हम देखेंगे SC/ST के लिए 5 ईयर, मतलब आपका एज अभी 35 है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। 35 से बाद अगर आप एलिजिबल नहीं होगे। OBC 3 ईयर के लिए, PWBD 10 ईयर्स, PWBD OBC 13 ईयर्स, PWBD SC/ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर। ठीक है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई 5 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई जनरल और ऑन रिजर्व के लिए 5 ईयर, और OBC के लिए 8 ईयर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और SC/ST के लिए 5 ईयर। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान दे सकते हो आप। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर OBC, जो भी कैंडिडेट OBC के लिए अप्लाई किए हो मस्ट प्रोड्यूस द वैलिड सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय। जो इधर ये नोटिफिकेशन के लास्ट में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी के हिसाब से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड डेटेड 30 ऑफ, छोड़ो ये ज़रूरी नहीं है। फर्दर क्लैरिफिकेशन, द सर्टिफिकेट मस्ट मेंशन द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस। ठीक है, आपका नॉन क्रीमी लेयर होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप ये रिजर्वेशन ले सकते हो। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, AWS कैटेगरी का भी वही फॉर्मेट है, आप देख लेना बाद में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑब्टेन required valid category certificate in advance to avoid the cancellation of the candidate at any stage of the recruitment process। आपको आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो निकाल लेना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन से पहले। अगर कोई भी कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हो एंड आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये जो भी एलोकेटेड सीट है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आगे देखेंगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये पैटर्न कौन सा पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। पैटर्न आपका नॉर्थ साइड जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी होगा, स्टेज 2 मेन होगा आपका। ये जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी होगा उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हो क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपेयर स्टेज 2। ये स्टेज 1 जो क्लियर करेगा उसे स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा। एंड नॉर्थ प्रिलिमिनरी विल नॉट बी यूज फॉर द, आपका मेरिट के लिए नॉर्थ प्रिलिम कंसिडर नहीं किया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 90 मिनट होगा। ठीक है, 90 मिनट का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका 100 MCQ 100 मार्क का होगा। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होगा। ईच सेशन 18 मिनट का ड्यूरेशन होगा एंड ईच सेशन में 20 क्वेश्चन होगा। तो 20 सेशन, 5 सेशन 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गया एंड ईच सेशन कंटेंट 18 मिनट। ठीक है, देयर विल बी सीक्वेंस इन व्हिच सेशन विल बी एंडेड। अगर आप पहला सेशन कर रहे हो वो पहला सेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और आप अगर चाहो तो भी बैक नहीं हो सकते। ठीक है, जो सेशन आपको आएगा उसी सेशन में आपका एग्ज़ाम 18 मिनट में ख़त्म करना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। आपका जो एग्ज़ाम खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इस सेशन विल बी अपियर 1 by 1 ड्यूरिंग 90 मिनट। ये 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर आपका 1 by 1 सेशन अपना यू विल नॉट बी अलाउड टू व्यू और आंसर एनी क्वेश्चन सेशन रादर देन करंटली एक्टिव विजिबल पार्ट। ठीक है, जो पार्ट खत्म हो गया वो आप दोबारा विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क होगा। नर्सरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी 50 परसेंटाइल फॉर 50 परसेंटाइल का आप UR एंड EWS के लिए होने वाला है। 45% परसेंटाइल OBC के लिए, 40 परसेंटाइल फॉर SC एंड ST के लिए होगा।
PWBD एडिशनल 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी। आपका कैटेगरी के हिसाब से एक्स्ट्रा 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है PWBD को, ठीक है। तो प्रिपेरेशन ऑफ लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज 2 कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स। स्टेज 1 में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाओगे उसका 5 टाइम्स, टोटल सीट का 5 टाइम्स लिया जाएगा। UR OBC SC ST EWS का 5 टाइम्स जो भी सीट है उसके हिसाब से स्टेज 1 से आगे 5 टाइम्स जितना भी सीट होगा वैकेंसी के हिसाब से आपको स्टेज 2 देने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऑल क्वालिफाइड PWBD कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। जो भी PWBD का कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाओगे उनको स्टेज 2 देने के लिए मौका मिलेगा। ऑल टाइज केसेस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट with the last candidate in the list of the candidate called for the stage 2 will also be called for stage 2, ठीक है। There may be a situation where the candidate is qualified but not called for the stage 2 examination, ये आपको ध्यान देना है। स्टेज टू में क्या होगा, आपका ड्यूरेशन 180 मिनट का होगा, 160 MCQ 160 मार्क का होगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। इधर 4 सेक्शन होगा, 45 मिनट का ईच सेशन होगा एंड कंटेंट ईच सेशन कंटेंट 40 क्वेश्चन, ठीक है। देयर विल बी सीक्वेंस ए जैसे प्रे हुआ था उसी तरह मेंस भी होगा एंड आपको इधर 5% रिलैक्सेशन मिलेगा एंड 45% परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल UR EWS के लिए, 45 परसेंटाइल फॉर OBC के लिए एंड द क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क इन द नॉर्थ एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर द UR एंड EWS के लिए, ठीक है। इधर परसेंटेज में निकाला जाएगा एंड 50% फॉर द UR EWS, 45% OBC, 40% फॉर ST एंड SC के लिए होगा, ठीक है। एडिशनल 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी के हिसाब से 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इफ CBT एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट द रेस्पेक्टिव नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एम्स पब्लिश, ठीक है। अगर आपका CBT एग्जामिनेशन जो होगा वो मल्टीपल मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस क्या होगा आपका, सिलेबस वही मेरिट लिस्ट, एलोकेशन सीट, सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग्स विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका सिलेबस होने वाला है। मेरिट प्रिपरेशन एंड सीट एलोकेशन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शाल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBT एज पर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया स्टेज 2 नर्सरी मैन का जो स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 जो भी कैंडिडेट क्लियर करेंगे इफ CBT कंडक्टेड इन द मल्टीपल नॉर्मलाइजेशन तो होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। देयर में भी सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर participating institute or hospital. Choice will be invited only from the qualified eligible candidate as per the applicable eligibility criteria. जो भी कैंडिडेट का अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। देयर विल ओनली बी 1 राउंड ऑफ एलोकेशन ऑफ द सीट इन जनरल, ठीक है। आपको 1 राउंड सीट एलोकेशन होगा। एलोकेशन ऑफ सीट विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट आउट ऑफ द चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट। जो भी आप चॉइसेस फिलअप करोगे उसी के हिसाब से आपको एम्स अलॉट होगा। एनी कैंडिडेट ए कैंडिडेट टू हुम ए सीट हैज बीन एलोकेटेड आउट ऑफ एनी चॉइस फील्ड इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जॉइन द एलोकेटेड सीट सब्जेक्ट टू एलिजिबल एज एप्लीकेबल, ठीक है। जो भी अलॉट होगा पहले आपको उधर चयन करना जरूरी है, ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द एलोकेशन प्रोसेस विल बी पब्लिश विद invitation of the choices. AIMS reserve the right to invite the choices at any time during the process of recruitment. All candidates who wish to apply for the recruitment for the post of nursing officer as per the above detail required to apply online, ठीक है। कॉन्टेक्टेड बाय AIMS न्यू दिल्ली ऑन ये जो साइट है इधर आपको जाके फॉर्म फिलअप कर लाना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको मैं बताया है, ठीक है। लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी होगा आप चाहोगे तो ये रीड कर सकते हो, जो कि अभी हमारा फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम ये ज़रूरी नहीं मानते, ठीक है। ये जो टोटल हमारा जो एम्स है टोटल 19 एम्स है।
एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पाटना, रेबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, बीजापुर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CAPFIMS। ठीक है, इधर भी आपका ये वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एनी अदर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट में ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट भी को भी अगर ये एग्ज़ाम का ज़रूरत है तो भी ये इंक्लूड कर सकते हैं। वैकेंसीज इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल विल बी रिपोर्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है 17 मार्च से पहले पहले किसी अदर इंस्टीट्यूट का भी अगर वैकेंसी निकाला जाएगा तो इसी साइट में आप विजिट करके देख सकते हो। एनी पब्लिश वैकेंसीज में भी विड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एज पर द डिसीजन फोर्थ मीटिंग CIB हेल्ड 27 जुलाई 2019। ठीक है, जो कि सबसे बुरा चीज़ है। 80% रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट। मीन्स 80-20 का रिजर्वेशन अभी भी है, ख़त्म हुआ नहीं। ठीक है, तो ये रहेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, सो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें ये नोटिफिकेशन में। किसी को और कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया, किसी चीज़ में अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।